प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वार्षिक निवेश फोरम है जिसका कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा निवेश रुझानों पर चर्चा करना है। दूसरा, इसके पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2017 में किया गया था। तीसरा, इसकी मेजबानी सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को संबोधित किया है। इसके पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2017 में किया गया था। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक वार्षिक निवेश फोरम है। इसका आयोजन विश्व अर्थव्यवस्था तथा निवेश रुझानों पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। इसकी मेजबानी सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई है। इस वर्ष फोरम का उद्देश्य व्यापार व सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं तथा पहुंच को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने, नियामक बाधाओं को दूर करने तथा उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समाधान खोजना था। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1921 में उन्हें संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुना गया था तथा वे स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तीसरा, उन्हें वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। गोविंद बल्लभ पंत की एक प्रतिमा जिसे संसद परिसर से हटा दिया गया था को दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर अनावरित किया जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत वकील, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक हैं। उन्होंने असहयोग व सविनय आंदोलन में उनके अथक प्रयासों के लिए जाना जाता है। वे केंद्रीय विधानसभा तथा संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। वर्ष 1921 में उन्हें संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुना गया था। उन्होंने वर्ष 1950 से 1954 तक स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1955 से 1961 तक उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। कथन ए, हर्ड इम्यूनिटी संक्रामक रोगों से संरक्षण का एक अप्रत्यक्ष रूप है। कारण आर, जनसंख्या के एक बड़े भाग में किसी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के फलस्वरूप संक्रमण की श्रृंखला बाधित होती है, जो संक्रमण के तीव्र संचरण को रोकने में मदद करती है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हर्ड इम्यूनिटी संक्रामक रोग से संरक्षण का एक अप्रत्यक्ष रूप है। जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण के माध्यम से अथवा पूर्व में संक्रमित हो जाने के कारण किसी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित कर चुका होता है, तो जनसंख्या के उस हिस्से में संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों में भी संक्रमण का खतरा कम हो जाता है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है।
इस प्रक्रिया से संक्रमण श्रृंखला बाधित हो जाती है और संक्रमण के संचरण की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सरकार द्वारा बजटेतर उधारी जुटाने के साधनों में शामिल है। पहला, बॉन्ड जारी करना, दूसरा, बचतों का उपयोग करने, तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ऋण लेना, चौथा, बैंक स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषण। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बजटेतर उधारी वह ऋण होता है जो सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि एक अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों पर ऋण लिया जाता है। ऐसे ऋण का उपयोग सरकार की व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह केंद्र सरकार का अपने व्यय को वित्त पोषित करने का एक तरीका है। इसे राजकोषीय घाटे की गणना में न शामिल किया जाए, इसलिए इसे बजट व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। चूंकि इस ऋण की देयता औपचारिक रूप से केंद्र सरकार की नहीं होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करता है। कैग रिपोर्ट वर्ष 2019 के अनुसार वित्त पोषण का यह प्रकार संसद के नियंत्रण के बाहर धन के प्रमुख स्रोतों का माध्यम है। बॉन्ड जारी करना, सरकार किसी कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से एक बॉन्ड जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने का निर्देश दे सकती है। बचत का उपयोग, उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी केंद्र सरकार का एक प्रमुख व्यय है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली कुल राशि का आधा हिस्सा बजटीय आवंटन के माध्यम से दिया गया, जबकि शेष राशि का भुगतान राष्ट्रीय लघु बचत कोष के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष में से दी गई राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है। उधार लेना, इसके अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से लिए गए ऋण का उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए भुगतान करने को कहा गया था। बैंक स्रोत, सार्वजनिक बैंकों का उपयोग ऑफ बजट व्ययों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, जैसे सार्वजनिक बैंकों के ऋणों का उपयोग उर्वरक सब्सिडी जारी करने में आई कमी के लिए किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में 2021 सत्र के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। दूसरा, एमएसपी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाती है। तीसरा, कोपरा को ड्राइड मीट या नारियल गिरी के रूप में भी जाना जाता है, जो नारियल पॉम का एक फल है। चौथा, नारियल का तेल कोपरा से प्राप्त होता है, जिस कारण यह नारियल उत्पादक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 सत्र के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दे दी है। यह समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी को मंजूरी प्रदान करती है। कोपरा को ड्राइड मीट या नारियल गिरी के रूप में भी जाना जाता है, जो नारियल पॉम का एक फल है। नारियल का तेल कोपरा से प्राप्त होता है, जिस कारण यह नारियल उत्पादक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के कारण इसके एमएसपी में 375 रुपए की वृद्धि की गई है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।